स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केपलर्स लॉ। प्लैनेटरी मोशन के लिए लॉज दिए गए कि कोई भी प्लैनेट सन के आसपास जो रिवॉल्व करते हैं वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, इसके बारे में ये लॉ है। केपलर भाई साहब ने बेसिक 3 लॉज दिए। तीनों लॉज को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एक एक लॉ का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया है, उस पर भी हम बातें करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को जीरो से लेकर अच्छे लेवल तक पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। और डिटेल में समझेंगे कि आखिर प्लैनेट जो सन के आसपास घूम रहे हैं उनका पाथ कैसा है, उनकी वेलोसिटी कैसी है, उनका मोमेंटम कैसा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, इन सारे पैरामीटर्स पर बातें होंगी। तो पेन कॉपी निकाल कर रेडी हो जाओ और हमारे साथ साथ ही नोट करते चलना और क्वेश्चंस भी करना। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है केपलर्स लॉ। आ जाइए जरा। तो लिख लिया हेडिंग केपलर्स लॉ। अच्छा, केपलर्स लॉ को अगर अच्छे से समझना है तो आपको मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है इलिप्स। और बहुत बेसिक तरीके से बस जानना है, बहुत डिटेल में नहीं। जेई वाले बच्चों को तो पूरा का पूरा चैप्टर मिलता है मैथ्स में, आराम से डिटेल में पढ़ते हैं वो। लेकिन अपने को अभी बिल्कुल थोड़ा ही समझना है, बड़ा फंडामेंटल वाली बातें समझनी है जो कि आगे चलकर केपलर्स लॉ में यूज होंगी। तो पहले इलिप्स के बारे में जान लेते हैं, फिर केपलर्स लॉ को पढ़ते चलेंगे आराम से सीक्वेंस में। ठीक है, तो लिख लो बेसिक्स ऑफ इलिप्स। सर ये इलिप्स क्या होता है? तो आपने सर्कल, पता है आपको सर्कल क्या होता है? हाँ सर सर्कल तो पता है, गोला। सोचो उसी गोले को मैं थोड़ा सा ऐसे पिचका दूं। अगर मैं उसी गोले को थोड़ा सा ऐसे पिचका दूं तो कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा। हाँ सर, ये जो शेप दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इलिप्स। और अब देखो, अगर आपने गोले को ऐसे पिचका दिया होगा तो ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर सेंटर से ओ पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस और सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस अब सेम होगी कि अलग अलग होगी? सर अलग अलग होगी, आपने गोले को ऐसे पिचका दिया है। ये डिस्टेंस होगी ए और इस डिस्टेंस को अब हम कह रहे हैं बी। और ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेकर यहां तक, इस डिस्टेंस का नाम रख देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। देखो देखो देखो, ए को हम क्या कहते हैं? सेमी मेजर एक्सिस नाम है इसका ये देखिए। और बी को हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। माइनर से याद रखना छोटा वाला एक्सिस, छोटी वाली लेंथ। ये देखिए, ये लेंथ छोटी है और ये लेंथ बड़ी है। तो जो बड़ी लेंथ है वो मेजर एक्सिस का पार्ट है और जो छोटी लेंथ है वो माइनर एक्सिस का पार्ट है। अच्छा, अगर ये लेंथ ए है तो ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक भी ए होगी। तो आप पूरा का पूरा अगर लिख दो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को, तो उसको हम कह देंगे 2a से। और जो 2a लेंथ होगी, देखना जरा, जो 2a लेंथ होगी उसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस। क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस। और जो 2b लेंथ होगी उसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है भाई, ये देखो। तो ये पूरी लेंथ हो गई मेजर एक्सिस और ये पूरी लेंथ हो गई माइनर एक्सिस। और अगर इसमें आधा ले लें तो सेमी वर्ड लगा देना, याद रहेगा? हाँ सर याद कर लेंगे। अच्छा, सर्कल में क्या होता? अगर यही शेप सर्कल होता तो ए और बी की वैल्यू बराबर ही होती। अभी उसी सर्कल को आपने ऐसे पिचका दिया है इसलिए ए की वैल्यू ज़्यादा हो गई और बी की वैल्यू कम हो गई है। और ये जो शेप आप देख रहे हो इसी का नाम है इलिप्स। इलिप्स में ये 2 पॉइंट जानने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी है। क्या इंपॉर्टेंट बातें जाननी है? इलिप्स में पॉइंट होता है जिनको हम कहते हैं फोकस या फोकी। बेसिकली प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस है इसलिए इसका नाम हम फोकी बोलते हैं। ये 2 होते हैं। कितने 2 होते हैं जरा देखो, कहाँ कहाँ होते हैं ये? एक तो फोकस पॉइंट होता है इधर लेफ्ट में और एक फोकस पॉइंट होता है इलिप्स में राइट में। कहो तो आप इनके नाम रख दो, एक का नाम F1 और एक का नाम आप रख दो F2। ये देखो, और ये जो दोनों फोकस होते हैं ना इधर उधर, इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है आप उसको मान लीजिए C। ये डिस्टेंस भी हमेशा फिक्स होती है, दोनों तरफ एकदम सिमेट्रिक होते हैं। आप ऐसे सोचिए कि 2 और सेंटर होते हैं इलिप्स के, एक सेंटर को हम बोलते हैं F1 और एक सेंटर को बोलते हैं F2। और ये इलिप्स के क्या हैं? ये इलिप्स के हैं फोकस पॉइंट, फोकी बोलते हैं इनको।
ठीक है। और इलिप्स की डेफिनेशन क्या है? इलिप्स की डेफिनेशन ये है कि अगर आप इस शेप में पूरा का पूरा जो आपने इलिप्स बनाया ना, इसमें आप कहीं भी कोई पॉइंट बना दो P, जैसे देखो यहां पर कोई P पॉइंट बना दूं मैं, और इस P पॉइंट को पहले फोकस वाले पॉइंट से मिला दूं और दूसरे फोकस वाले पॉइंट से मिला दूं। देखिए देखिए देखिए, यहां से इसको मिला दूं और यहां से इसको मिला दूं, और इन दोनों डिस्टेंस का अगर मैं सम कर दूं, किसका किसका, F1P और F2P का अगर सम कर दूं, तो वो सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। सम हमेशा कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, ये P पॉइंट जरूरी नहीं आप यहां बनाओ, कहीं भी P पॉइंट बनाओ, ये इलिप्स की खासियत है। आप P पॉइंट यहां बना दो तो ये डिस्टेंस और ये देखो दोनों को मिलाने वाली, यानी F1 और F2 को मिलाने वाली डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट की वैल्यू पता किसके बराबर होगी? 2a के बराबर होगी। तो ये रही इलिप्स की डेफिनेशन। वैसे जरूरत नहीं है डेफिनेशन जानने की, लेकिन मैथ्स में तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी आप चाहो तो यहां पढ़ लो। इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट, कैसे पॉइंट्स? सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, कौन कौन सी डिस्टेंस? F1P और F2P, इनका सम हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। यही डेफिनेशन है इलिप्स की। इतना आप इलिप्स के बारे में नोट कर लीजिए, लिखिए, लिखो जरा। तो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं भाई। देखो, हमने जान लिया कि एक फोकस ये, एक फोकस ये, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होती है a। एक तरीके से आप कह दो सेंटर से लेकर इस कॉर्नर तक, और इस कॉर्नर को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं भाई इसको हम लोग? वर्टेक्स। तो सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है, जिसको आप सेमी मेजर एक्सिस कहते हो, वो है a। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं O से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और O से लेकर वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं, देखो देखो, C में A का डिवीजन कर दूं, तो एक नई क्वांटिटी बनती है जिसको हम कहते हैं E, और E का नाम है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स का ये मैथमेटिकल टर्म है। मैथ्स वाले बच्चे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी अपन केवल इतना जानेंगे कि E क्या है? एक रेशियो है। किस किस टर्म का रेशियो है? बोलो। यहां से लेकर इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो है। और ये जो इसेंट्रिसिटी है यही डिसाइड करता है कि इलिप्स कैसा बनेगा, इलिप्स कितना पिच का होगा, ये E डिसाइड करेगा। किस चीज का रेशियो है? C और A का रेशियो है। अच्छा, C लेंथ कैसी है? C छोटी लेंथ है, A सर बड़ी लेंथ है। तो भाई ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो E की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी। इसलिए आप याद कर लीजिए, इलिप्स के लिए जो E की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? लेस देन 1। और किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी होती है। मैथ्स वाले बच्चे E इज इक्वल टू अगर 0 रख दें और थोड़ा सा सोचें, तो आपको सर ने इलिप्स में पढ़ाया होगा कि ये इलिप्स क्या बन जाएगा? सर्कल। खैर, इतना डिटेल में मत जानो। E क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, और ये होता है रेशियो। इस E को तुम A और B से भी रिलेट कर सकते थे, है ना? A क्या था? A थी ये वाली लेंथ, ये देखो, ये लेंथ थी A और ये लेंथ थी B। और जो E होता है उसको A और B से भी रिलेट किया जा सकता है। इसका फार्मूला होता है √A² माइनस B² डिवाइड बाई A। ठीक है, तो इसको हम A और B से भी रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो इस फार्मूले का बहुत डिटेल में यूज आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं। इतना और आप लिख लो उसी में E के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, इस F1 के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस C है और C की वैल्यू किसके बराबर है? AE के बराबर है। देखिए ना, यहां प्रोडक्ट कर दीजिए। तो भाई इस F1 के कोऑर्डिनेट होंगे -AE,0 और इस F2 के कोऑर्डिनेट होंगे +AE,0। ये प्लस एक्सिस की तरफ है और ये माइनस की तरफ, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, तो F1 F2 के कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए उसी में। जो भी आप बेसिक नोट कर रहे हैं इलिप्स का, उसी में आप इसको भी ऐड ऑन कर लीजिए। अच्छा, जिस तरह आप स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हो y = mx + c, सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r², ऐसे ही इलिप्स की भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी अपने को जानना जरूरी है। क्या होती है इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन? तो इलिप्स की सर स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1।
ए क्या है, ए हमें पता है, ये देखिए एक्स एक्सिस की ये वाली लेंथ ए है और ये वाली लेंथ बी है। ये रही इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको भी नोट कर लेंगे। अच्छा, जो इलिप्स आप पढ़ रहे हो ना, इसमें ये इक्वेशन अपने को याद होनी चाहिए, ई क्या होता है ये पता होना चाहिए, सेमी मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, फोकस क्या होते हैं, ये बेसिक बेसिक आइडिया बस दे रहा हूँ आपको। मैथ्स वाले बच्चे डिटेल में पढ़ते हैं ये सब, अपने को बड़ा बेसिक बेसिक समझना था, उतना हम यहाँ जान रहे हैं। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे अब एक काम करते हैं, इलिप्स में जो आप दो फोकस लेते थे उनमें से केवल एक फोकस पर ही ध्यान देंगे। देखो जरा, हम मान लेते हैं ये केवल एक फोकस है F1, इसको थोड़ी देर के लिए जो दूसरा फोकस बनाते थे उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, है ना। सोचो अगर F1 फोकस हो, केवल एक ही फोकस हो F, तो इस इलिप्स को अगर आप देखो ध्यान से, तो इलिप्स पर जब हम पॉइंट बनाएं तो एक यहां पर जो पॉइंट होगा वो सबसे पास होगा इसके फोकस के, यानी ये डिस्टेंस होगी इस फोकस से सबसे करीब। और सबसे दूर कौन सी डिस्टेंस होगी, देखिए जरा सर, अगर आप यहां पर पॉइंट ले लो इस सर्कल पर, सॉरी इस इलिप्स पर, तो ये इस फोकस से सबसे दूर होगा, और यहां पर अगर आप पॉइंट ले लो तो ये फोकस से सबसे पास होगा। सबसे पास वाले पॉइंट का नाम है इलिप्स में, क्या नाम है, पेरीहिलियन। यानी जब भी आपको ऐसा कहीं बोले कि हम पेरीहिलियन पर हैं, इसका मतलब आप जो फोकस लिए हैं उसके आप पास वाले पॉइंट पर हैं। और जब भी कहीं एफेलियन वर्ड यूज किया जाए तो समझ जाना फोकस से दूर वाले पॉइंट की बात हो रही है। अच्छा, ये जो R1 और R2, आप इसको R2 बोल दीजिए, R1 R2 इनको आप रिलेट भी कर सकते हो। कैसे कैसे बताना जरा। देखो, पेरिलियन और एफेलियन जो ये वर्ड हैं इनसे कंफ्यूज मत हो, ये तभी आएंगे जब हम दो फोकस नहीं एक फोकस लेंगे, और इनमें से कोई भी एक फोकस ये ले लूं, चाहे मैं ये फोकस ले लूं चाहे मैं ये फोकस। देखो, अगर मैंने ये फोकस लिया होता तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा होता, ये होता पेरिलियन, और ये वाला पॉइंट क्या होता, एफेलियन, उल्टा हो जाता, है ना। याद कैसे रखना, पेरिलियन, पेरिहिलियन मतलब पास में, एफेलियन एपी वर्ड यूज हुआ, अवे, ये पी फॉर पास, ए फॉर अवे, ऐसे ध्यान रखना इसको, ठीक है। दूर वाला पॉइंट एफेलियन है और पास वाला पॉइंट पेरिहिलियन है। आगे चलकर हम लोग जब कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे तो इन वर्ड्स का आगे चलकर यूज आएगा, इसलिए हम पहले ही जान लेते हैं सर इनको। अच्छा, R1 कौन सी डिस्टेंस है इस फोकस से मैक्सिमम पॉइंट की, R2 कौन सी डिस्टेंस है इस फोकस से मिनिमम पॉइंट की, तो आप इन R1 R2 को रिलेट भी कर सकते हो। देखना जरा, R1 वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए यहां से यहां तक की लेंथ है A, और सर यहां से यहां तक की लेंथ होती है AE। तो सोचो ये पूरी लेंथ है A, और इसमें से अगर मैं इतनी लेंथ AE घटा दूं तो क्या बन जाएगा सर, A में से AE घटा दीजिए तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप R2 की वैल्यू भी लिख सकते हो। देखो R2 क्या है, R2 यहाँ ये लेंथ और प्लस ये लेंथ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है AE, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है A सर। तो देखो R2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, A प्लस AE, ठीक है, A प्लस AE, ये R1 और R2 की वैल्यू हो गई। बोलिए कोई दिक्कत, ये मैग्नीट्यूड हो गया R1 R2 की। अच्छा, अगर मैं R1 और R2 को जोड़ दूं तो सर अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो AE खत्म हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 2A, ये लो सर ये बन गया 2A। ये भी अपने लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रख सकते हैं आप इसको। R1 R2 का सम किसके बराबर होता है 2A, और 2A क्या था 2A, यही तो था 2A जिसको हम कहते थे मेजर एक्सिस। तो ये और टर्मोलॉजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये टर्मोलॉजी है, ये आप लिख लीजिए एक बार, आगे आपको काम आएगी, इसको भी नोट कर लो उसी में। ओके, कर लो, फिर कैपलर्स लॉ आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। ये मैथ्स की कुछ टर्मोलॉजी थी जो अपने को एक बार लिख लेनी है और एज इट इज याद कर लेनी है, बस बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन। तो आ जाओ भाई, जिसका इंतजार था वही शुरू करते हैं, कैपलर्स लॉ। और कैपलर्स के अंदर फर्स्ट लॉ आपके सामने पहले हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। अच्छा, छोटी सी एक कहानी सुन लो। कैपलर ने जब ये लॉ नहीं दिए थे उसके पहले एक थ्योरी चलती थी जिसको हम कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या कहते थे भाई, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो वो वाला जियो नहीं, ये वाला जियो, देखो जियो मतलब अर्थ,
है ना, ये वाला जियो है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। और जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसमें पता क्या माना जाता था, उसमें ये माना जाता था कि इस पूरे गैलेक्सी का, यूनिवर्स का सेंटर जो है वो अर्थ है। क्योंकि हमने तब इतना एक्सप्लोर किया नहीं था, हम बाहर यूनिवर्स में देखे नहीं थे कि क्या होता है, बहुत पुराने क्लासिकल मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तब हम ऐसा सोचते थे कि अर्थ सेंटर है और सारे के सारे प्लेनेट अर्थ के आसपास घूमते हैं, है ना। जैसा कि हिंदुज़म में हम ऐसा भी मानते हैं कि धरती माता है और सारे सूर्य देवता, चंद्र देवता सब इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। बाद में जब एक्सप्लोर किया गया तो पता लगा नहीं नहीं, माता भी चक्कर लगाती है, यानी धरती भी चक्कर लगाती है। तो जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसमें हम गैलेक्सी का सेंटर किसको मानते थे, अर्थ को। लेकिन एक्सप्लोर करने पे पता चला कि नहीं नहीं, अर्थ सेंटर नहीं है, आपको सेंटर किसको लेना चाहिए, सन को। तो इस गैलेक्सी का सेंटर हम किसको मानते हैं, सन को। तो उसी बात को समझाने के लिए केपलर्स ने अपने लॉ दिए, यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो वो सही नहीं पढ़ रहे हो, और ये जो चक्कर तुम कह रहे हो गोल गोल लग रहे हैं, गोल गोल चक्कर भी नहीं है। इनका शेप उन्होंने समझाया, ठीक है। तो यानी अब हम समझेंगे कि आखिर कैसे कोई भी प्लेनेट मूव करता है सन के आसपास। इसी पर पहला लॉ है, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट कैसे करता है। क्या बताया इन्होंने कहा जैसे हम यहां पर देखें, ये एक प्लेनेट है, ये जो प्लेनेट है ये किसके आसपास चक्कर लगा रहा, सन के आसपास। और ये पाथ सर्कुलर नहीं है, ये पाथ है इलिप्टिकल। इसीलिए मैं इतनी देर से एलिप्स पढ़ा रहा था, क्योंकि जो प्लेनेट आसपास घूमते हैं वो कैसा पाथ कवर करते हैं, इलिप्टिकल पाथ कवर करते हैं। और सन कहाँ रहता है, सन बीच में रहता है क्या, नहीं। केपलर ने कहा कि जो सन है वो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर आप मान सकते हो, यानी सन हमारा सिचुएटेड होता है एक फोकस पर, और प्लेनेट जो भी हैं वो सन के आसपास तो घूम रहे हैं, लेकिन पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है। सोचो, इलिप्टिकल होना लॉजिकल भी है, क्योंकि कभी कभी प्लैनेट सन से बहुत दूर होते हैं और कभी कभी प्लैनेट सन के बहुत पास होते हैं, तभी तो वेदर चेंज होता है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है। सन के पास चले जाओगे गर्मी हो जाएगी, सन से दूर चले गए सर्दी हो गई, टेम्परेचर गिर गया। तो ये जो सारे के सारे, ये केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा मैं, सारे के सारे प्लैनेट कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ लेते हैं, सर्कुलर नहीं, इलिप्स के शेप में घूमते हैं। और जो सेंटर है, जो सन है, वो यहाँ बीच में नहीं है, वो एक फोकस पर सिचुएटेड है। इसी बात को हम कहते हैं, देखो देखो, सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन क्या रहता है, वन ऑफ फोकस में रहता है। इनमें से किसी एक फोकस पर आप सन को मान के और कहानी को समझ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, प्लीज नोट इट डाउन, लिख लीजिए इसको। तो अब हम आगे समझेंगे केपलर्स का सेकेंड लॉ। ये केपलर्स का सेकेंड लॉ इन पूरे तीनों लॉज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं से क्वेश्चन केपलर्स लॉ में बनेगा तो फर्स्ट से, थर्ड से नहीं, सेकेंड लॉ से बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। क्वेश्चन यहीं से आएगा अगर पेपर में आता है, और आने के पूरे चांसेस हैं, ये मेरा पूरा प्रेडिक्शन है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ग्रेविटेशन के अंदर केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और केपलर्स लॉ के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केपलर्स सेकेंड लॉ। मार्क कर लीजिए इसको। और केपलर्स सेकेंड लॉ को अगर अच्छे से समझना है तो एक छोटा सा टर्म पहले समझ लो। अरे सर ये कौन सी बात होती है, आप हर बार कहते, अरे भाई अगर अच्छे से समझना है तो अपने को कुछ बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने पड़ते हैं, तब लॉ अच्छे से समझ आता है। तो बेसिक पॉइंट है, इस पर हम बाद में आएंगे कि क्या होता है सेकेंड लॉ, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे एरियल स्पीड क्या होती है। सर कौन सी स्पीड समझेंगे, एरियल स्पीड। सर लीनियर स्पीड तो हमने पढ़ी थी, ये सर नई सी स्पीड कौन आ गई, एरियल स्पीड। आ जाओ भाई हम आपको समझाते हैं एरियल स्पीड के बारे में। देखो ज़रा, इसको ऐसे सोचो, जैसे मान लो आप अपने घर में पोछा लगा रहे हो, है ना, हो सकता है आप लगा रहे हो, कभी आपने लगाया हो मम्मी के कहने पे। तो ऐसे सोच कर देखो कि आपके घर में एक टाइल है, उस टाइल को आप ऐसे साफ कर रहे हो, तो आप पोछे वाले कपड़े से उस टाइल को क्या करते हो, ऐसे पोंछते हो। तो बेसिकली आप एरिया स्वीप करते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई उस टाइल को आप साफ कर रहे हो, आपने 1 सेकेंड में एक टाइल साफ कर दी, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर एक टाइल साफ कर दी, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर एक टाइल साफ कर दी, ऐसे आप टाइल साफ करते चले जा रहे हो।
हर सेकंड में कितनी टाइल साफ कर रहे हो, पोंछ रहे हो? एक टाइल। मम्मी ने डांट मारी कि अबे जल्दी जल्दी खत्म करो, तो तुमने क्या करा? तुमने एक सेकंड में अब 2 टाइल पोंछना शुरू कर दिया। तो बेसिकली आपने एक सेकंड में 2 टाइल्स को अगर कवर करना शुरू कर लिया तो कौन सी स्पीड आपकी बढ़ी? क्या कवर करने की स्पीड आपकी बढ़ी? पहले आप एक एरिया कवर करते थे, एक टाइल आप कवर करते थे, अब आप 2 टाइल एक सेकेंड में कवर करते हो, तो आपकी बढ़ गई एरियल स्पीड। यानी एरियल स्पीड होता है कि हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं कितने टाइम इंटरवल में। एरियल स्पीड का फार्मूला मैं लिख देता हूं, एरिया स्वीप्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। कितना एरिया हमने कवर किया कितने टाइम इंटरवल में। बोलो समझ आया? जल्दी जल्दी पोंछना मतलब एरियल स्पीड ज़्यादा, धीरे धीरे पोंछना मतलब एरियल स्पीड कम। ऐसा तो नहीं सोच रहे सर को बड़ा एक्सपीरियंस है पोछा लगाने का, है ना? तो ऐसा नहीं है। देखो इधर अच्छा, हम एरियल स्पीड को समझेंगे वॉच को रिलेट करते हुए। देखिए यहां तो आपने समझ लिया कि एरियल यूनिट क्या होगा इसका। ऊपर एरिया का यूनिट आप जानते हो मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट आप जानते हो सेकेंड, तो यूनिट क्या बन गया? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा यहां देखो, ये जो सुई है ना घड़ी की, इसको देखो देखो देखो, ये भी एरिया कवर करती है। जैसे ऐसे देखो, अगर हम सुई को देखें तो सुई ऐसे स्वीप करती हुई चली जाती है, ऐसे स्वीप करती हुई। यानी यहां पर जब आपकी सुई थी, फिर धीरे धीरे ऐसे घूमती चली आई, घूमती चली आई, घूमती चली आई, ये देखो घूम के यहीं आ गई। कितना एरिया इसने स्वीप कर लिया, कितना एरिया इसने ऐसे पोंछ दिया। आप इसको वाइपर की तरह सोचो, जैसे कार के शीशे पे वाइपर चलता वैसे इसको सोचो कि ये वाइपर जैसा ऐसा जा रहा है। तो जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना एरिया स्वीप कर देगा? सर सर्कल का एरिया स्वीप हो जाएगा। यानी घड़ी की सुई जब यहां से घूमती हुई वापस यहीं घूम कर आएगी तो कितना एरिया स्वीप करेगी? बताइए जरा, ये वेक्टर कितना एरिया स्वीप करेगा? सर ये एरिया स्वीप होगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहां से यहां पहुंचेगी घड़ी की सुई, तो बताइए कितना एरिया स्वीप करेगा? बोलिए कितना एरिया स्वीप करेगा? सर ये करेगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। अरे 1/4 एरिया स्वीप कर रहा है। अच्छा अगर एरियल स्पीड समझ आया ना, तो मेरे को बताओ इस मिनट वाली सुई और इस घंटे वाली सुई में किसकी एरियल स्पीड ज़्यादा है? बताइए किसकी एरियल स्पीड ज़्यादा है? सर ये घंटे वाली सुई वापस यहाँ घूम कर आएगी, रेडियस दोनों का सेम ले लो, ठीक है? ऐसा ऐसा मान लो कि दोनों सुई बराबर लेंथ की हैं। ऐसा मत सोचना कि ये छोटी छोटी है तो इसका रेडियस कम होगा तो इसका एरिया कम होगा, नहीं नहीं, लेंथ आप बराबर ले लो। तो बताओ जब घंटे वाली सुई घूम कर यहाँ आएगी तो कितने घंटे लेगी? बोलिए। सर 12 घंटे लेगी। और कितना एरिया कवर करेगी? पाई आर स्क्वायर। और मिनट वाली सुई जब घूम कर आएगी तो कितना टाइम लेगी? 60 मिनट। बोलो 60 मिनट में चक्कर पूरा होता है ना। तो कम टाइम किसने लिया? मिनट वाली सुई ने। कम टाइम मिनट वाली ने लिया, तो मिनट वाले की एरियल स्पीड ज़्यादा है। और ये आवर एंड जो है अपना घंटा वाला जो अपना सुई है, इसका एरियल स्पीड कम है। और सबसे ज़्यादा एरियल स्पीड किसकी है? सेकेंड वाली सुई की। तो थोड़ा सा आइडिया लगा आपको एरियल स्पीड के बारे में? बोलो। जैसे मैं इस पेन को ऐसे रख दूं, मैं कहूं बेटा ये वेक्टर अभी ऐसे रखा और ऐसा घूम गया, बताओ इसने कितना एरिया कवर करा? सर ऐसे स्वीप कर दो, तुरंत उस वेक्टर से ऐसे पोंछा मार दो और पोंछा मार के देख लो उसका एरिया कितना स्वीप हुआ है। सर ये एरिया स्वीप हुआ है, ये एरिया डिवाइड बाई जितना टाइम लगा हो बस उसी से आपको डिवाइड कर देना और आपको क्या मिल जाएगा? एरियल स्पीड। तो जो कुछ आपको एरियल स्पीड के बारे में समझ आया हो, एक लाइन में अपनी लैंग्वेज में लिख लो। लिख लो। केपलर सेकंड लॉ लिखने से पहले आप अलग से एरियल स्पीड के बारे में थोड़ा सा लिख लो। लिखो, फिर शुरू करते हैं केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर ने अपने सेकंड लॉ में हमें यह बताया कि जो प्लैनेट आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं ना, अगर मैं उन प्लैनेट को देखूं और सन को देखूं और सन से उन प्लैनेट पे एक वेक्टर मिला दूं, ऐसे देखो ऐसे एक वेक्टर लगा दूं, ये देखिए हमने एक वेक्टर मिला दिया। कहां से शुरू किया इसको? सन से, और खत्म कहां किया? उस प्लैनेट पे। तो अगर मैं इसको एक वेक्टर बना दूं, इसको मैं बोल दूं ये एक पोजीशन वेक्टर एक तरीके से, ठीक है? अभी इसका पोजीशन वेक्टर यहां है, थोड़ी देर बाद प्लैनेट यहां आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर यहां होगा, थोड़ी देर बाद प्लैनेट यहां आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर यहां होगा, प्लैनेट यहां होगा तो पोजीशन वेक्टर ऐसा बना देंगे। तो ये जो सन से प्लैनेट तक का पोजीशन वेक्टर मान रहे हो, धीरे धीरे ये भी तो स्वीप करेगा घड़ी की सुई की तरह। देखो देखो
थोड़ी देर बाद प्लेनेट यहाँ आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा। बताइए कितना घूम गया ये पोजीशन वेक्टर, इतना घूम गया सर। कितना इसने स्वीप कर लिया होगा एरिया, सुई की तरह इतना एरिया स्वीप कर लिया होगा। अच्छा, ये जो सुई है इसकी लेंथ धीरे धीरे बदल रही है। घड़ी वाली सुई की लेंथ फिक्स थी, ध्यान देना इस चीज को। जब प्लेनेट यहां था तो ये सुई इतने लेंथ की है, और जब प्लेनेट यहां होगा तो सुई केवल इतने लेंथ की है। तो केपलर ने अपने सेकेंड लॉ में हमें यह बताया कि ये जो सुई है ना, सुई मैं किसको बोल रहा हूं, सन से प्लेनेट को मिलाने वाला वेक्टर, इसको आप एक घड़ी की सुई की तरह मानकर चलो। और इस सुई की इन्होंने कहा एरियल स्पीड जो होगी, कौन सी स्पीड होगी, एरियल स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। इसीलिए केपलर सेकेंड लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, ब्रैकेट में लिख देना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। बोलो याद रहेगा क्या? अभी मैंने वो जो लैंग्वेज लिखी इसको नहीं पढ़ा, अभी मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लिख लो इसको साफ साफ अपनी लैंग्वेज में कि सन से प्लेनेट को मिलाने वाली सुई, ब्रैकेट में लिख देना पोजीशन वेक्टर। वो जो सुई है उसकी एरियल स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। लिख लो पहले अपनी लैंग्वेज में लिख लो इस बात को, फिर ये लाइन पढ़ लो। क्या कह रहा, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। अरे इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल मतलब एरियल स्पीड कांस्टेंट है ना। आगे ऑफ टाइम दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी देखो जरा, देखो थोड़ी देर बाद ये प्लेनेट कहां गया होगा सर, थोड़ी देर बाद प्लेनेट मान लो यहां आ गया, ये देखिए इतना मूव कर गया ये प्लेनेट। तो अब बताइए जरा, इसका जो रेडियस आप मिलाएंगे, पोजीशन वेक्टर मिलाएंगे, वो ऐसे बनेगा ना, ये देखिए। और कितना एरिया इसने स्वीप किया सर, ये शेडेड जिसको मैं बना रहा हूं ये एरिया इसने स्वीप कर लिया है सर, ये देखिए। और ये एरिया जो स्वीप करेगा, जो टाइम लगेगा, अगर मैं एरिया और टाइम को डिवाइड कर दूं, ये देखिए डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। दिस इज द केपलर सेकेंड लॉ। ये है केपलर का सेकेंड लॉ। इसका मतलब ये एरिया डिवाइड बाय टाइम, और आगे मान लो यहां पर प्लेनेट है, फिर इसने कुछ एरिया स्वीप करा, इतना एरिया स्वीप करा, वो एरिया डिवाइड बाय टाइम, ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यानी एरिया और टाइम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लिख लीजिए सेकेंड लॉ, नोट करो। नोट कर लिया आप लोगों ने? और अगर कहीं भी नोट करने में दिक्कत आए तो स्क्रीन रोक कर नोट कर लिया करें, ठीक है। आ जाओ जरा एक एग्जाम्पल से इस बात को और अच्छे से समझते हैं कि केपलर ने आखिर सेकेंड लॉ में समझाने का क्या प्रयास किया। देखो जरा, मान लो ये प्लेनेट है और ये प्लेनेट कैसे है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। ये देखो, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको घुमा रहा हूं मैं, ये देखिए ये गोल 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 घूम रहा है। अच्छा, मान लो आपने कभी इस प्लेनेट को देखा, तब ये ए पर था। कहां पर था, ए पर था जब मेरी नज़र पड़ी सर। तो बताओ जरा इसका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा सर, इसका पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा। बोलिए ऐसा ही होगा ना। थोड़ी देर बाद ये प्लेनेट ऐसे घूमते 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 बी पर पहुंचा होगा, और फिर कहां पहुंचा होगा, सी पर। सर जब ये सी पर पहुंचा होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा। बस आपको सन से उस प्लेनेट तक के लिए वेक्टर लगा देना है बस। अब मुझे बताओ कितना एरिया इसने स्वीप किया। सर पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया ये सुई, कितना एरिया स्वीप करा सर, इतना ही तो घूमा है। देखना जरा, देखना थोड़ा मैं शेडेड कर दूं आपको। ये एरिया स्वीप किया इसने पूरा, ये देखिए ये पूरा एरिया स्वीप करा। बोलिए हाँ सर यही एरिया स्वीप करा है। अच्छा, जब यहां से घूमकर वापस यहां आया होगा तो कितना एरिया स्वीप करा, देखो जरा। यहां से घूमकर यानी सी से वापस कहां आया होगा, ए में, तो कितना एरिया स्वीप किया सर, ये एरिया स्वीप किया है। बोलिए अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या कि ए से बी से सी होते हुए पहुंचना, यानी बी होते हुए सी तक पहुंचना, देखो ऐसे यहां तक पहुंचने में अगर टाइम लगा है तो टाइम हम बोल रहे हैं t1 टाइम लगा, और सी से डी होते हुए ए पर आने का जो टाइम है, सी से डी होते हुए ए पर जो आने का टाइम है वो t2 है। अब बता दो कौन सा टाइम ज़्यादा होगा और कौन सा टाइम कम होगा, या दोनों टाइम बराबर होंगे। सोचो जरा।
रोक लो स्क्रीन और सोचो, कहो तो मैं इसमें ऑप्शंस बना दूं। T1 इज ग्रेटर देन T2, दूसरा ऑप्शन बना देता हूं T2 इज ग्रेटर देन T1, और तीसरा ऑप्शन बना देता हूं T1 इज इक्वल टू T2, और चौथा नन ऑफ दिस। ये देखो, बता दो भाई कौन सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बड़ा आसान है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो। ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट। क्यों सर, क्यों? अरे भाई यहां से यहां जब प्लेनेट आया तो देखो जरा कितना एरिया कवर किया, ये एरिया कवर किया, और जब यहां से सी से घूमता हुआ वापस यहां ए पर आया तो कितना एरिया कवर करा, ये एरिया कवर करा। और अभी अभी आपने देखा है, अभी जस्ट पीछे आपने देखा है, क्या देखा है कि सर जो एरियल स्पीड होती है, देखना जरा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो होती है कांस्टेंट। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 बाई T1 इज इक्वल टू A2 बाई T2, ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को। बिल्कुल सर, इसका मतलब सर जहां एरिया ज़्यादा होगा वहां टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब बोलो जरा कहाँ एरिया स्वीप ज़्यादा किया है, जब A से B होते हुए C गया है तो एरिया देखिए ज़्यादा स्वीप करा है, और जब C से वापस A पर आया है तब जो एरिया स्वीप करा है वो कम किया है। और अगर एरिया कम रहा होगा तो टाइम भी कम रहेगा, तभी तो कांस्टेंट आएगा। तो यहां लगने वाला टाइम और यहां लगने वाले टाइम में कौन सा टाइम ज़्यादा है? सर T1 टाइम ज़्यादा है और T2 टाइम कम है। बोलो समझ गए इस एरियल वाले कॉन्सेप्ट को कि सर हमको जो सुई है ना, ये कौन सी सुई, ये वाली सुई, ये कितना घूम रही है उसको देखना, उसके हिसाब से एरिया देखना है। वरना तो बच्चा ऐसे सोचेगा कि देखो आधा रास्ता ये है और आधा रास्ता ये है, आधे आधे रास्ते में बराबर आधा आधा टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यही तो केपलर सेकेंड लॉ है। नोट करिए इसको, लिखिए। अच्छा एक सवाल और करके दिखाओ, देखो जरा स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ो, पहले आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट ऑफ मास m, है ना, किसके अबाउट घूम रहा है? सन के अबाउट। द शेडेड एरिया SCD, SCD कौन सा एरिया देखो जरा, S और CD, ये वाला शेडेड एरिया, इसकी बात कर रहा है वो। पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए। द शेडेड एरिया SCD इज ट्वाइस शेडेड एरिया, कौन सा? SAB, SAB मतलब ये वाला एरिया, है ना, यानी ये एरिया इस एरिया से ट्वाइस है। ओके सर, आगे क्या कह रहा है? T1 कहाँ का टाइम है? इफ T1 इज द टाइम फॉर प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D, और T2 कहाँ का टाइम है? T2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम A to B, यानी A से, देखो प्लैनेट ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे प्लैनेट घूम रहा है, तो इसको C से D जाने में जो टाइम लगता है वो T1 टाइम है, क्वेश्चन कह रहा है, और A से B जाने में जो टाइम लगता है वो T2 है। यहां का एरिया A है और यहां का एरिया 2A है। बोलो बताइए जरा क्या आंसर होगा इनमें से, बता दो फटाफट बता दो, देखते हैं आपके आंसर का इंतजार करते हैं। करिए, हो जाएगा आपसे। केपलर्स लॉ आपने अभी अभी देखा है तुरंत, ठीक है, कर दो, बता दो भाई इसका आंसर बता दो। केपलर्स लॉ याद दिला दूं, क्या था केपलर्स लॉ? देखो जरा, ये था केपलर्स लॉ अपना, ये देख लो। क्या कहता था केपलर्स लॉ कि एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी किसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा? एरिया डिवाइड बाई टाइम का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 बाई T1 इज इक्वल टू A2 बाई T2। कहीं भी दो इंटरवल हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, और उनमें एरिया और टाइम का रेशियो कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। यही तो केपलर सेकेंड लॉ है। अरे सर तब तो फिर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बोलो बोलो, है सिंपल? हाँ सर। अरे भाई बड़ा सिंपल है, एक लाइन में आप कर दोगे। यहाँ का एरिया है 2A और यहाँ का एरिया है A, यहाँ का टाइम है T1 और यहाँ का टाइम है T2। फटाफट रेशियो ले दो, बोलो ज़रा क्या होगा? A बाई T2 और उधर कितना है? 2A बाई T1। ये देखो 2A कहाँ का एरिया है सर? यहाँ का टाइम कितना है? T1, रेशियो ले लिया मैंने। यहाँ का एरिया कितना है? A, यहाँ टाइम कितना है? T2, रेशियो ले लो। अब मेरे को बता दो A और A खत्म हो गया, बोलिए क्या बना? T1 इज इक्वल टू 2T2। बेहद आसान सवाल था, बट अगर अपने को बेसिक समझ होगी तभी हम इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है।
नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ये एरिया वाली बात समझ ली। क्या थी एरिया वाली बात? एरिया वाली बात ये थी कि सर ये जो वेक्टर है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। कौन सा एरिया जरा देखो, मान लो यहाँ पर प्लेनेट था, अब घूम के यहाँ आ गया, तो एरिया इसने क्या स्वीप किया? सर ये एरिया इसने स्वीप किया, ये। और इसकी जो एरियल स्पीड होगी यानी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो होगा वो होगा कांस्टेंट। यही तो था ना लॉ? हाँ सर, ठीक है, याद कर लिया हमने। ओके, क्वेश्चन भी कर लिए 2 अपन ने इस पे। अब हम इस लॉ को थोड़ा और डेप्थ में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, यहां से यानी सन से अर्थ तक या किसी भी प्लेनेट, जनरल कोई प्लेनेट ले लें, ये जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी होती है या काफ़ी ज़्यादा होती है? तो सर ये तो बड़ी लंबी डिस्टेंस होती है ना? और सोचो कोई प्लेनेट अभी यहाँ है, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया होगा, 1 आध घंटे की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया होगा कि बहुत थोड़ा सा आगे निकला होगा? सर बहुत थोड़ा सा ही आगे निकला होगा, क्योंकि 365 डेज में अर्थ चक्कर पूरा करती है। अरे आप तो सर 1 आध घंटे की बात कर रहे हो, 1 आध घंटे में तो थोड़ा ही आगे बढ़ा होगा ये। अगर बिल्कुल थोड़े टाइम पे चेक करवाऊं कि चलो आप 1 सेकंड में बताओ कितना अर्थ आगे बढ़ी होगी, अरे सर 1 सेकंड में तो थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी बस। उस बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, अलग से बना के आपको दिखाते हैं कि मान लो यहां पर था प्लेनेट, देखिए जरा फिगर को देखिए, और ये था उसको मिलाने वाला वेक्टर, और आपने बिल्कुल थोड़े से टाइम इंटरवल में देखा तो प्लेनेट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ा। और देखो वो जो थोड़ा सा आगे बढ़ा ना, उसको मैंने जूम करके बनाया, इतना दिखने में तो ये बहुत छोटा होगा, इवन तो आप बना नहीं पाएंगे, इतना छोटा होगा। तो प्लेनेट सर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, उसमें जो एरिया स्वीप हुआ होगा वो भी बहुत थोड़ा होगा। ये देखिए ये एरिया स्वीप हुआ होगा, मान लेते हैं वो एरिया है DA, थोड़ा सा एरिया है सर। और ये जो वेक्टर होगा इसकी लेंथ में बहुत चेंज आया होगा कि बिल्कुल थोड़ा सा आया होगा? बिल्कुल थोड़ा सा आया होगा। इवन आप कह सकते हैं कि अगर ये लेंथ R है तो ये लेंथ भी R होगी, क्योंकि आप जो चेक कर रहे हैं वो बड़े छोटे टाइम इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि आप DT टाइम के लिए बात को देख रहे हैं, यानी यहां से यहां आ गया प्लेनेट, और कितने टाइम में आया सर? ये आया DT टाइम में। बोलो क्या हम इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर, इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है सर? ये लेंथ है सर R। क्या ये बहुत छोटा सा कर्व है? क्या मैं इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे मान लूं? सोचो अगर मैं ये छोटा सा आर्क है बिल्कुल, तो आप इसको स्ट्रेट मान सकते हैं, तो ये तो ट्रायंगल सा बन गया आपका, और इसका एरिया तो हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए छोटे इंटरवल में लिख रहे हैं इसीलिए आप इसको स्ट्रेट लाइन मान ले रहे हैं, इसीलिए आप इसको ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर ले रहे हैं। तो इसका एरिया जो बनेगा, देखिए मैं साइड में नीचे लिख रहा हूं, देखिए इसको, इसका एरिया बनेगा हाफ बेस। बेस कितना है बताओ जरा? ये है सर बेस, तो बेस हो गया R इंटू हाइट कितनी है सर? ये रही हाइट। बोलिए क्या ये हाइट मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? एक्चुअल में है तो ये R की ना, और हम सब जानते हैं एंगल इज इक्वल टू, छोटा सा एंगल भी घुमा होगा, चलिए उस एंगल का नाम भी दे देता हूं मैं D थीटा। और क्या मैं सब जानते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो बताओ R किसके बराबर आ जाएगी? ये लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? ये लेंथ आ जाएगी RD थीटा। एंड व्हाट इज D थीटा? D थीटा वो कितना एंगल रोटेट किया, तो ये बन जाएगा RD थीटा। ये देखिए डेरिवेशन से ज़्यादा इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिर भी आप अगर स्कूल वगैरह में कहीं करना अपने को लिखना है तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। कैसे समझाएंगे? हम इस प्लेनेट का मोशन छोटे टाइम इंटरवल में देखेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एंगल घूमेगा, और उसको ट्रायंगल जैसा एज्यूम करके हम उसका एरिया लिख देंगे, और इस एरिया को उठा लाओ और यहाँ लिखो। अच्छा ये बताओ, जो ये एरियल स्पीड आपने लिखी ना, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे। देखो डेल्टा के बजाय आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, डी ए बाई डी टी, छोटा सा ले लें तो डी ए लिख देंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं, यही तो फंडामेंटल लॉ था, है ना? अब एक काम करो, बस आप ये डी की वैल्यू यहाँ डाल दो और देखो क्या मिलेगा। सर अगर मैं ये डी ए की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो हाफ तो वैसे रहेगा, और सर ये आर और आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और क्या चल रहा है यहाँ पर? डी थीटा, और नीचे क्या चल रहा है? डी टी, और इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। ठीक है सर। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि चेंज इन एंगल अपॉन टाइम किसके बराबर होता है?
ये चेंज इन एंगल अपॉन टाइम होता है ओमेगा के बराबर, एंगुलर स्पीड। याद आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो सर ये हो गया ओमेगा हाफ आर स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, इसका मतलब ये हमने बना लिया एक और फॉर्मेट इसी का। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, इसको थोड़ा और भी अच्छा बना सकते हैं हम, देखना थोड़ा और इस पे काम कर सकते हैं। आप एक काम करो, बस इसमें आप ऊपर और नीचे m का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, अगर आप ऊपर m का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऊपर जो लिखा टर्म है वो बन जाएगा mr स्क्वायर, और नीचे m को बना रहने दीजिए। ये प्लेनेट का मास है, ये जो प्लेनेट घूम रहा है इसका मास हमने m ले लिया और इससे ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बाद बाकी जो लिखा था उसको एज इट इज लिखा रहने दिया। ध्यान से आप देखो, mr स्क्वायर क्या होता है? mr स्क्वायर बताइए क्या होता है? सर mr स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पढ़ा था ना आपने mr स्क्वायर? तो सर ये बन गया हाफ आई ओमेगा और डिवाइड बाई m। बोलो, थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ते चले आ रहे हैं। पहले ऐसा बनाया, फिर m से मल्टीप्लाई कराया, फिर ये बन गया हाफ आई ओमेगा बाई m। थोड़ा अगर और ध्यान आए आपको तो मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूं। क्या हम सब ने आई ओमेगा को l लिखा था? l, ये सर l क्या था? l था एंगुलर मोमेंटम। याद करिए, याद करिए, आपने ये फार्मूला पहले सुना था क्या? l इज इक्वल टू आई ओमेगा। l था एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी थी ये। तो ये बन गया सर हाफ l और नीचे क्या आ रहा है? m। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, यानी इसको हम तोड़ते 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 यहां तक ले आए। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीधा सीधा क्या याद कर लो? आप सीधा सीधा याद कर लो कि dA बाई dt यानी एरियल स्पीड की जो वैल्यू है वो होती है हाफ L बाई m। m क्या है? उस प्लेनेट का मास, और L क्या है? उस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम। ये रहा एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला। अपने को रटना क्या है? अपने को ये याद करना है और ये याद करना है। और dA बाई dt की वैल्यू होती क्या है? तो सर होती है कांस्टेंट। ये देखिए, ये वैल्यू होती है कांस्टेंट। ये हो गया इसका डेरिवेशन, पूरा अपन ने ड्राइव कर दिया। यानी हमने इसको एक और नया रूप दे दिया इसी लॉ को कि dA बाई dt की वैल्यू किसके बराबर होती है? हाफ L बाई m के बराबर होती है, और वो भी किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा सर। ये देखो, तो इतना आप लिख लो। लिखो, फिर और बातें करेंगे अपन इस पे। लिखिए। तो स्क्रीन रोककर नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे जो अभी हमने बनाया है। क्या? dA बाई dt किसके बराबर है? हाफ L बाई 2m के बराबर, और वो क्या है? टोटल सब कांस्टेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, m यानी प्लेनेट का मास घूमते घूमते ये तो बदलता नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही होगा। तो सर m हमारा कांस्टेंट है, हाफ तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब L कांस्टेंट है। यानी यहां से मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि सर L जो है वो कांस्टेंट है, और L क्या था? क्या था L? एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब जो प्लैनेट घूमते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट को ही हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी आप यहाँ एक लाइन लिख लीजिए। इसका मतलब केपलर सेकेंड लॉ हमें ये भी बताता है कि जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उन रिवॉल्विंग प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कैसे लिखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व को? किसी भी दो लोकेशन पर, किसी भी दो सिचुएशन के अगर लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं? L1 इज इक्वल टू L2। याद होगा आपको, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यही तो कंजर्वेशन का मतलब है। हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा चलिए, एंगुलर मोमेंटम लिख कर दिखाइए आप जरा। चलो आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ प्लेनेट है और प्लेनेट अभी जा रहा है ऐसे, और फिर वही प्लेनेट घूमते 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 ये रहा सन, और इसके अबाउट प्लेनेट घूमते घूमते अभी यहाँ पहुँचा। इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम लिखिए। इस पॉइंट पर जब प्लेनेट है तो वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। मान लीजिए यहाँ उसकी स्पीड v1 और यहाँ उसकी स्पीड क्या है? v2 है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो r1 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है r2 है।
तो क्या आप इन दोनों पॉइंट्स पे एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो? जब प्लेनेट इस लोकेशन पर था तब एंगुलर मोमेंटम, और जब प्लेनेट इस पोजीशन पर था तब एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लेनेट का मास m ले लीजिए। अब मुझे बताओ, m मास की बॉडी अगर ऐसे v1 स्पीड से जाए और उसका यहां सन से किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ये भी लिख देना है, अबाउट सन लिखना है आपको। तो सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, बोलिए क्या डिस्टेंस यहां तक, r1। तो अभी इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा m v1 r1। mvr होता है ना फार्मूला, तो लिख दिया हमने इसका एंगुलर मोमेंटम। सर जब ये यहां पहुंचा तो एंगुलर मोमेंटम, सर तो इसका एंगुलर मोमेंटम है m v2 r2। ये देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी इस लोकेशन और इस लोकेशन का एंगुलर मोमेंटम हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यहां से अगर आप m और m कट कर दो तो एक फार्मूले की तरह आप इसको याद रख सकते हैं, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। बोलो बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ जाकर, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड व्हाट इज वी? वी क्या है? वी उस प्लैनेट की स्पीड है, और आर क्या है? आर सन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या कितनी डिस्टेंस है वो है। अच्छा, वी आर कॉन्स्टेंट है, इस बात को थोड़ा नोटिस करो। वी आर कॉन्स्टेंट होने का मतलब यह है कि जब आर ज्यादा होगा तो वी को कम होना पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा। जब आर ज्यादा होगा यानी जब दूर होगा तब इसकी स्पीड कम होगी। यानी प्लैनेट जब सन से दूर दूर चलेगा तो स्लो स्लो चलेगा, और जब सन के पास से गुजरेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जब सबसे पास होगा तब स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब इस पूरे जर्नी में ये प्लैनेट सबसे जल्दी कहाँ भागेगा, सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड कहाँ होगी, वी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जब आर सबसे कम होगा। आर सबसे कम यही तो है बेटा, बोलो यही तो सबसे पास में आया। इसका मतलब ये 1 वाली स्पीड जो है वो इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, और इस पॉइंट पर जो स्पीड आती है वो कैसी स्पीड होती है, वो स्पीड होती है सर मिनिमम स्पीड। इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो कैसी है, मिनिमम है। तो आप इसको भी नोट कर लें कि जब प्लैनेट सबसे पास से गुजरता है, पास वाले पॉइंट को क्या कहते थे, याद है आपको, शुरुआत में वीडियो में बताया था, उसको हम कहते थे, पास वाला जो पॉइंट है उसको हम पेरीहिलियन, और दूर वाले पॉइंट को अफेलियन कहते थे। तो जब पास से गुजरेगा तो स्पीड सबसे ज़्यादा, और दूर से गुजरेगा तो स्पीड सबसे कम। कंजर्व क्या है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम नहीं। लीनियर मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। मास कांस्टेंट है, बट पूरे के पूरे जर्नी में वेलोसिटी बदलती रहती है। वेलोसिटी बदलती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलती रहेगी। कांस्टेंट क्या है, एंगुलर मोमेंटम। बार बार मैं इस लाइन को स्ट्रेस कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं, लीनियर मोमेंटम नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और जान लो, क्या तुमने रोटेशन में टॉर्क को ऐसे लिखना सीखा था, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी? याद करिए, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और यहां पर एल क्या है, एल है सर कांस्टेंट। और सर अगर एल कांस्टेंट होगा तो टॉर्क की वैल्यू भी जीरो होगी। और टॉर्क की वैल्यू क्यों जीरो होगी, क्योंकि एल क्या है, कांस्टेंट है। किसके अबाउट, सन के अबाउट। तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो कि यहां पर सन के अबाउट जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी जीरो। नोट कर लीजिए इसको, टॉर्क किसके अबाउट, सन के अबाउट टॉर्क की वैल्यू आएगी जीरो। प्लीज नोट इट डाउन, लिख लो इस बात को, लिखो लिखो लिखो, ये पूरा डिटेल में लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट इट डाउन प्लीज। नोट कर लिया भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, लिख लो इनको। देखो एक सवाल का वारी है, देखो जरा, ये 2019 का क्वेश्चन है, पढ़ लो, आप कर दोगे, फार्मूला बेस्ड है, अभी अभी जस्ट हमने बताया इसको। क्या था, एरियल स्पीड का फार्मूला 2L/m था, वही पूछा इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एरियल वेलोसिटी सीधा सीधा पूछा, फटाफट पढ़ के आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये जो आपको तसल्ली से पढ़ना, पहले वाला मैंने जल्दी स्विच इसलिए कर लिया क्योंकि ऑलरेडी मैं उस बारे में बात कर चुका था, इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन ये आपको करना है। रोक लो स्क्रीन और करो। और ये है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 डाल के कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। आराम से तसल्ली से रोको स्क्रीन, और क्वेश्चन नंबर का A B C D कौन सा करेक्ट है
ये करना है कमेंट। अगर तुमने थ्योरी कॉन्सेप्ट सही से समझा है तो जरूर इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ट्राई करो, जरा ट्राई करो एक बार तसल्ली में, और जो नोट्स लिए उनको देखो कि क्या कहाँ क्या कंजर्व कराया मैंने। लिखो एक बार और देखो सही से, कर दो, करो। हो गया पहला नंबर सवाल। एक और सवाल, इसको भी आप ही कर दो। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया आपको दे दूं, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि जो प्लेनेट घूमते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, यही तो बताया ना आपको, एल कांस्टेंट बताया। बट उनकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा कब भागता है वो? जब पास में होता है। दूर होता है तो स्लो चलता है। और सोचो अगर वेलोसिटी बदल रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बदल रही होगी। और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कब होगी? देखना जरा, सबसे ज़्यादा इसमें काइनेटिक एनर्जी कब होगी? बताओ जरा इसको देखकर। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी सर यहाँ पर होगी, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी। अरे भैया, जब स्लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम, और जब तेज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा सर। तो फिर इस सवाल का भी जवाब कर दो आप। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी जवाब कर दीजिए। ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये देखिए, पढ़िए आराम से, और क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसको भी कमेंट में दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको आराम से डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करें और कमेंट बॉक्स में इसको बताएं। कर दो भाई, रोको स्क्रीन और करो। तो एक छोटी सी बात और रह गई है, केपलर्स थर्ड लॉ। बेहद आसान है, छोटा सा पॉइंट है, देख लो जरा। केपलर ने थर्ड लॉ में बताया कि प्लैनेट जो आसपास रिवॉल्व करते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको कहते हैं? एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम खर्च होता है उसी को तो टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे अर्थ का 365 डेज में चक्कर पूरा होता है तो अर्थ का 365 डेज टाइम पीरियड हो गया। तो ये जो टाइम पीरियड है इसका जो स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यही है केपलर का थर्ड लॉ। टाइम पीरियड पर बेस्ड है, इसलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। बड़ा आसान है ना, इस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं होते, इस पर कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया एक जगह एक प्लेनेट है, उसका टाइम पीरियड लिख दिया T1, दूसरा प्लेनेट है उसका टाइम पीरियड दे दिया T2, उनके डिस्टेंसेस अलग अलग थे, है ना, उनके सेमी मेजर एक्सिस अलग अलग थे, तो आप इधर कर देना स्क्वायर, इधर आ जाएगा A1/A2 का क्यूब। लो, यानी इसी को हमने कंपैरिजन बेस्ड बना लिया। तो ये सिंपल सा एक छोटी सी लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं, याद कर लीजिए। और अगर आपको याद हो तो वीडियो के शुरुआत में मैंने A की वैल्यू बताई थी किसके बराबर, याद करना, क्या 2A की वैल्यू R1 + R2 के बराबर आई थी? याद है R1 क्या था? R1 था ये मिनिमम डिस्टेंस, और R2 क्या था? मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर याद हो शुरुआत में यही बताया था मैंने। तो सर अगर 2A हमारा, 2A क्या है? 2A ये पूरा का पूरा मेजर एक्सिस है। अगर 2A हमारा R1 + R2 के बराबर है तो A किसके बराबर हो जाएगा? R1 + R2 / 2 के बराबर। तो कई बार हम A की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पर, देखो A की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। A की वैल्यू रख दोगे तो क्या बन जाएगा? T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, A की जगह क्या आ जाएगा? R1 + R2 का क्यूब। तो उस फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। इस पर बेसिक क्वेश्चन भी देख लो जरा फटाक से, देखो इधर स्पीड में क्या कह रहा है। एक m मास का प्लेनेट है, सन के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस है यानी R1 R2। टाइम पीरियड के साथ कैसे डिपेंडेंसी है? तो सर अभी अभी हमने देखा T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A3, और A जो होता है वो क्या होता है? R1 + R2/2 के बराबर। तो ये वैल्यू आप रख दीजिए, और जो कांस्टेंट है उसको मत लिखिए, केवल प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। तो T² इज प्रोपोर्शनल टू बनेगा R1 + R2 का क्यूब। तो T किसके प्रोपोर्शनल बन जाएगा? R1 + R2 का क्यूब है, और नीचे पावर कितनी आ जाएगी? 2। यहाँ से पावर हटाई तो उधर 2 पावर आपने लगा दी। ये देख लो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ अपना, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, बड़ा सिंपल सा लॉ है, बेहद आसान, सिंपल। लास्ट में इसको नोट कर लीजिए, ये उस पर बेस्ड एग्जाम्पल है। पहले आप ये लॉ लिख लीजिए, स्क्रीन रोक के लिखो, रोको स्क्रीन रोको और लिखो इसको, और फिर इसके बाद आप ये एग्जाम्पल लिख दो। ओके, एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल और बताते जाओ, फिर आराम से बंद कर दो। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, इसको चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर दो। तो आज हमने आपसे केवल 3 क्वेश्चन पूछे हैं और तीनों के जवाब देकर ही जाना, है ना। मुझे भी पता लगे कि हाँ क्या जवाब है।
अगर आप अभी तक बने रहे, देखते रहे पूरा, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।